लेकिन इस बार क्या है कि मौसम ड्राई रहने के कारण जो है तो वो इस बार फायर इंसिडेंट्स थोड़े से ज़्यादा तादाद में अभी नज़र आ रहे हैं। आज पॉल्यूशन के साथ साथ में कोरोना का भी खतरा है, तो पॉल्यूशन प्लस कोरोना मिलके लोगों के लिए और जानलेवा खतरा बन गए। नमस्कार। हवा का प्रदूषित होना फिर से शुरू हो गया है। कोरोना के दौर में प्रदूषित हवा मरीज की परेशानियां और बढ़ा सकती है। सर्दी की दस्तक के साथ प्रदूषित हवा का खतरा इस महामारी के बीच कड़ी चुनौती है। देश की राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण रेड लेवल पर पहुंच गया है और इस खतरनाक हालत के लिए दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के राज्य भी जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी वजह हर साल की तरह पराली जलाना भी बताई जा रही है। पराली जलने पर रोक है, लेकिन जो पराली जलाते हैं वो कहते हैं कि उनकी मजबूरी है और इसके रास्ते में कोई आए उनको ये मंजूर नहीं है। क्यों किसान ऐसा सोच और कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को भी समझना होगा। हरियाणा के फतेहाबाद में नाबार्ड के 2 कर्मचारियों को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ी। कहा जा रहा है कि ये दोनों कर्मचारी किसानों को पराली ना जलाने के लिए समझाने गए। गांव वाले नाराज हो गए और उनका विरोध किया। गांव वालों ने उनको फिर कभी गांव ना आने की चेतावनी दी और आप देख सकते हैं किस तरह से इनको समझाया जा रहा है, जमीन पर नाक रगड़वाई जा रही है कि अब मत आना। आइए सुनते किसान और डीएम का क्या कहना है। मैंने इसके बारे में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और एसडीएम रतिया से बात की है। उन्होंने ये बताया कि इसमें ये हमारे कृषि विभाग के या इस तरह से कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने मुझे वीडियो दिखाई इससे लगता है कि ये नाबार्ड के कुछ लोग आए हुए हैं। तो मैंने इसके बारे में पूरी जांच करने के लिए बताया और जैसे ही कोई इस तरह की कंप्लेंट भी मिलती है तो हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन एक बार इसकी पुष्टि हम कर लें, जांच कर लें कि ये कौन लोग हैं, किस तरह से गए। ये नाबार्ड केंद्रीय सरकार का बैंक होता है जो कृषि विभाग से संबंधित कार्यों के लिए अपना काम करता है और उसमें उनको लोगों को भी ये जागरूक करता है। मगर इसने किसी तरह से न तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को उनके संज्ञान में ये बात लेके आए और ना ही लोकल एसडीएम रतिया के संज्ञान में इस तरह की बात लेकर। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ 50-55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲਾ ਲਓ ਕਮਾਣੇ ਗੱਠਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਠਾਂ ਆਈ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सरकार को ये अपील करना चाहते हैं, असी भी नहीं हक पराली अग लाते। तो पराली अकेले हरियाणा की समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है। पंजाब में भी किसान मना करने के बाद भी पराली जला रहे हैं। कुछ मामले सामने आते हैं और हो सकता है कि कुछ दब भी जाते हो। ऐसे आंकड़े बता रहे हैं कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं इस बार कई गुना ज़्यादा हैं। 21 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच आंकड़े जो सामने आए हैं उनके मुताबिक 2018 में इस दौरान पराली जलाने के 510 घटनाएं हुई थी। पिछले साल यानी 2019 में इस तरह की 755 घटनाएं हुई, लेकिन इस साल यानी 2020 में अब तक ऐसे 2873 मामले सामने आ चुके हैं। 21 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक जो हमारा डाटा है तो उसके अनुसार अभी तक जो है 2873 जो फायर इंसिडेंट्स है पंजाब में नोटिस हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो है 1111 के करीब वो है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। उससे कम जो है तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में और उसके बाद जो है पटियाला, गुरदासपुर, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। बाकी जिलों में भी थोड़े थोड़े इंसिडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो कम मात्रा में अभी तक पाए गए हैं। तो अगर पिछले सालों के तुलना में हम देखें इनको तो पिछले साल जो 21 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक जो है इसी पीरियड के दौरान जो है 755 फायर इंसिडेंट्स नोटिस हुए थे और उससे पिछले साल 2018 में
510 फायर इंसिडेंट्स दिए नोटिस हुए थे। लेकिन इस बार क्या है कि मौसम ड्राई रहने के कारण जो है तो वो इस बार फायर इंसिडेंट्स थोड़े से ज़्यादा तादाद में अभी नज़र आ रहे हैं। तो किसानों की मजबूरी है, रोष है, गुस्सा महसूस होने लगा है यहाँ पर दिल्ली में। वो खेती कानून से भी तो जूझ रहे हैं। अमृतसर में खेती कानून के खिलाफ किसानों का रेल रोको जारी है। किसान मजदूर संघर्ष समिति अपने मांगों पर जोर देने के लिए रेल पटरियों पर धरना दे रही है। लेकिन फौरी संकट प्रदूषण का है, जो सीधे सीधे पराली जलाने से जुड़ा माना जा रहा है। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने और किसानों की परेशानी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली मौजूद हैं। और गजाली के पास जाने से पहले एक और जानकारी दे दूं, उस बीच ये भी खबर आ रही है कि किसान संगठन सरकार से बातचीत को तैयार हो गए हैं। उन्होंने सरकार का बातचीत का न्योता मान लिया है। कल होने वाली इस बातचीत में किसान नेताओं का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। तो गजाली, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, एक तरफ अधिकारी जाते हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है वो हमें नज़र आता है। पराली एक समस्या है किसानों के लिए भी और दिल्ली वासियों के लिए भी, जहाँ पे आती है। किस तरह से इस पे बीच में का रास्ता देख सकते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जब लोग ये कहते हैं कि राजधानी में जो इस वक्त माहौल बन जाता है दिल्ली और एनसीआर के इलाके में, तो किसान उससे बहुत आहत भी होते हैं कि क्या सिर्फ हम ही हैं जो इस पूरे मौसम को ख़राब कर रहे हैं, या पराली से ही सिर्फ ऐसा हो रहा है। वो इंडस्ट्रीज़ और गाड़ियों की आवाजाही के ऊपर भी इसको ब्लेम करते हैं। जहाँ तक हरियाणा या पंजाब में पराली की समस्या की बात की जाए, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में साफ साफ कहा था हरियाणा और पंजाब की सरकारों को कि आप 100 रुपये प्रति क्विंटल दें, जैसा कि किसान मांगते भी हैं कि इतने में वो अपनी फसल या जो पैडी रेसिड्यू है उसको क्लियर कर लेंगे या खुद ब खुद वो मैनेज कर लेंगे। जिस तरह से भी 100 रुपये प्रति क्विंटल की बात की गई थी। पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने इस आदेश की पालना की, लेकिन जब यह आदेश आया था तब तक हार्वेस्टिंग ऑलमोस्ट 90% हो चुका था। ये 6 नवंबर की बात है पिछले साल की। तो उसके बाद अब ये एक कह लें कि एक ऐसी यथास्थिति बन गई कि इस पे पंजाब और हरियाणा और केंद्र की सरकारों को ये लग रहा है लीगली कि ये आदेश सिर्फ पिछले साल के लिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पिछले साल दिया था तो क्या इस साल उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता था? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ये कहा था कि 100 रुपये प्रति क्विंटल दें तो कुछ सोच के ही कहा होगा। इस साल इस पे कहीं भी चर्चा नहीं है। हर साल हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री पंजाब और प्रधानमंत्री के बीच एक कस्टमरी लेटर लिखा जाता है। वही सेम डिमांड्स होती है, 100 रुपये प्रति क्विंटल दे दीजिए और इससे पराली नहीं जलेगी। उसकी मांग को पूरा नहीं किया जाता। कोई भी कैश बोनस या कैश कॉम्पेंसेशन देने को तैयार नहीं है। राज्य कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। केंद्र की तरफ से कहा जाता है कि हम आपको लमसम अमाउंट दे रहे हैं, आप मशीनरी प्रोवाइड कीजिए। मशीनरी में मसला ये होता है कि आप जितनी भी सब्सिडाइज रेट कर दें कि हम 80% सब्सिडी देंगे और 90% सब्सिडी देंगे, छोटे किसानों के लिए मसला है ये कि वो एक तो या तो उनके पास जो ट्रैक्टर होते हैं वो ऐसी मशीनों के लिए कॉम्पैटिबल नहीं है, क्योंकि कई मशीन्स भारी मशीन्स भी हैं जिससे ये पराली को हटाया जाता है फील्ड्स में से। तो कई तरह के टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं। इसके अलावा पंजाब हरियाणा या केंद्र सरकार की जो रिसर्च बॉडीज हैं वो भी कई तरह की रिसर्च कर रही हैं कि क्या पराली को पावर जनरेशन के लिए यूज कर लें या इससे कुछ प्रोडक्ट बना लें, लेकिन उन ऑप्शंस का भी अभी कॉमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल गजाली, क्योंकि मैं आपको बता दूं दिल्ली में जिस तरह से 700 से 800 हेक्टेयर जमीन है, तो दिल्ली सरकार कह रही है कि हम तो एक घोल जो होता है बायोडी का कंपोजर उसको डालेंगे और किसानों को ट्रैक्टर्स भी मुहैया कराएंगे। लेकिन पंजाब में बहुत अधिक ज़मीन है और किस तरह से पहुंच पाती ये सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को सोचना होगा। लेकिन जो मैं आपसे अब ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इतने जब 5-6 गुना ज़्यादा इंस्टेंसेस बढ़ जाते हैं पराली जलाने के, तो हमारे किसानों का रोष और गुस्सा खेती कानून पर जो बना हुआ है शायद वो भी झलकता होगा। अब आज जिस तरह से खबर आ रही है और आप ही ने खबर दी है कि भाई अब केंद्र से मिलने के लिए तैयार हो गए, तो क्या माना जाए, इसको कैसे समझे? क्या इससे जो हमारे किसानों की बात सरकार सुन लेगी? क्या किसानों को लगता है वापस हो जाएगा, या किसान क्या कहेगा सरकार से जाकर? देखिए, इसमें पहले मैं आपको पॉसिबिलिटीज बताता हूं और इसके पीछे की सियासत बताता हूं। किसान यूनियन यहाँ पर प्रोमिनेंट कुछ ही हैं, साथ में लगकर
इस पूरे मूवमेंट में 30 या 30 की संख्या है जो सरकार से बात कर रही है, या खबरों में 30 किसान यूनियन की बात हो रही है। किसान यूनियन जो किसान लीडर्स हैं यहाँ पर, पिछला भी एक न्योता आया था सरकार का, तो किसानों ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि भाई सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर से हम बात ही नहीं करेंगे, जब खुद प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री इस पूरे कानून को बहुत बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन बता रहे हैं, तो सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर इसको कैसे बदल सकते हैं। उनकी इस शिकायत को दूर करने के लिए इस बार जो इन्विटेशन दिया गया उसमें कहीं ना कहीं सूत्र बता रहे हैं कि खुद हो सकता है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बातचीत करें। अब किसान जो यूनियन है उनके साथ एक ये भी समझ लीजिए सियासत ये है कि जो किसान यूनियन बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं वहां पर जाके पहली ही कंडीशन ये है कि आप कानून बदलें, कानून हटा दें। अब उसमें क्या बातचीत में ये बात कही जाए कि कई किसान यूनियन ये भी ऑफर कर सकते हैं कि आप एमएसपी का कानून ले आएं अलग से जी। कई जगह बात हो रही है कि एमएसपी की वजह से ही डर है तो एमएसपी का कानून ले आएं। वहां पर किस तरह की डिस्कशन होती है, जबकि सरकार अपनी तरफ से एक तरफ कैंपेन भी चला रही है कि किसानों के लिए ट्रैक्टर रैली हरियाणा और पंजाब में कि अच्छे कानून बेहतर हैं, तो कानून हटाने की जो बात है उस पर तो मुझे नहीं लगता कि सरकार कहीं यू टर्न लेगी या वापस इस कानून को लेगी। दूसरी तरफ जो रेल और रोड और रेल रोक रहे हैं किसान हरियाणा और पंजाब में, खास करके पंजाब में, तो अभी भी उस पर कोई डिसीजन किसानों ने नहीं किया है। मीटिंग के लिए जा तो रहे हैं लेकिन रेल रोकने का जो सिलसिला लगातार जारी है, कई टोल प्लाजा रुके हुए हैं, कई जगहों पर रेलवे की पटरियां रुकी हुई हैं, तो वो बदस्तूर जारी है और आगे भी जारी रहने की आशंका है, क्योंकि कोई भी किसान यूनियन अगर इस पे ये कह दे कि हम हट जाते हैं तो उनकी अपनी भी जो फॉलोइंग है उस पर भी असर पड़ता है, उनके खुद की सियासत पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल गजाली, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब दिल्ली की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में दरअसल प्रदूषण का स्तर रेड लेवल तक पहुंच गया है और अभी अक्टूबर का पहला पखवाड़ा है और हाल ये है, अभी ठंड के कई महीने पड़े हैं और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अभी तो पंजाब हरियाणा में धान की कटाई चल ही रही है और जब तक कटाई चल रही है तब तक पराली जलाने का सिलसिला भी चलता रहेगा, यानी तब तक पराली जलाने का खतरा बना रहेगा। तो दिल्ली के लोगों की को जो साफ हवा है उसको अभी कम ही उम्मीद करनी चाहिए। Since last 2 days, the wind speed has significantly decreased. So whatever pollutants are available, that is not dispersing away. And as well as you see the wind direction has changed from the today, and now it is easterly. Means the winds which were coming from the Punjab and Haryana towards Delhi, now it is coming from the Lucknow or you can say West UP towards Delhi. So accumulation is taking place here, and that's why the air quality has been deteriorated. दिल्ली की हवा भी ज़्यादा हिल नहीं रही है। बहरहाल कोरोना से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए एक बड़ा संकट है जो अगले कई हफ्तों तक चल सकता है। ये पहली बार नहीं, हर साल ऐसा होता है और हर साल इस पर जमकर राजनीति भी होती है। इस बार भी हो रही है, एक दूसरे के पाले में गेंदें फेंके जा रही हैं। आइए सुनते हैं उप मुख्यमंत्री को। ये पूरे नॉर्थ इंडिया को प्रभावित कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार ने पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन को और खास तौर पर पराली के पॉल्यूशन को नीचे लाने के लिए कोई काम नहीं किया। इसका नुकसान सिर्फ दिल्ली को नहीं उठाना पड़ रहा, दिल्ली के लोगों को नहीं उठाना पड़ रहा, इसका नुकसान केंद्र सरकार की इस निष्क्रियता का नुकसान पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को उठाना पड़ रहा है। मैं एप्का से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या एप्का जैसी संस्थाएं भी केंद्र सरकार से पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए कुछ एक्शन लिवाने में फेल हो गई हैं? तो हवा का संकट बना हुआ है, लेकिन कोरोना का संकट भी हम सब पर बना हुआ है। दिल्ली सरकार ने इस बीच एक आदेश जारी करके बाड़ा हिंदूराव अस्पताल को नॉन कोविड अस्पताल घोषित किया है। गौरतलब है कि हिंदूराव और कस्तूरबा गांधी अस्पताल में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से वेतन ना मिलने से ये लोग हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बिना तनख्वाह के ये कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। ये दोनों अस्पताल बीजेपी के तहत उत्तरी नगर निगम के तहत आते हैं और अब दिल्ली सरकार ने उत्तरी नगर निगम से कहा है कि दिल्ली सरकार को ये अस्पताल चलाने के लिए दे दें। देखिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। जिन डॉक्टरों पर प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कोरोना वॉरियर कहकर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे, अब वो सांकेतिक रूप से धरना देकर सब्जी बेचने को मजबूर हैं। हिंदूराव अस्पताल के कोविड वार्ड में पिछले 3 महीने से मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर अनीश चौधरी मंगलवार को सड़क पर बैठकर सरकार से अपना वेतन मांग रहे हैं। जुलाई महीने से वेतन नहीं मिला।
हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमें 4 महीने ऑलमोस्ट 4 महीने होने को आए हैं, हमें सैलरी अब तक नहीं मिली है। मेरे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसका फ़ीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने लोन ले रखा है, लोन की EMI तक हम नहीं भर पा रहे हैं। यही हालात उत्तरी नगर निगम के एक दूसरे अस्पताल कस्तूरबा गांधी अस्पताल के भी हैं। यहाँ भी पिछले 4 महीनों से डॉक्टरों को वेतन नहीं मिला है। अब यहाँ के भी डॉक्टर गुरुवार से हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में साफ कहा है कि बिना वेतन के काम करवाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। MCD अक्सर वो कहती है कि मेरे पास फंड की कमी है। तो अगर आपके पास फंड नहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फंड अरेंज कीजिए, और अरेंज कहाँ से कीजिएगा, ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या दिल्ली गवर्नमेंट देगी, हमें उसे लेना देना नहीं है। हम लोग काम करते हैं और ये हमारा बेसिक राइट है सैलरी, और हमें सैलरी मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि अगर बीजेपी निगम नहीं चला पा रही है तो यह अस्पताल दिल्ली सरकार को दे दे। MCD ना, उनसे जो काम नहीं हो रहा है या तो कर ले, अच्छी तरह से कर ले। काम नहीं हो रहा है तो हमने इसलिए कहा कि भी उनको परेशानी ना हो, कोरोना वॉरियर्स को, पब्लिक को परेशानी ना हो, पेशेंट्स को परेशानी ना हो। आपसे नहीं चल रहे हैं अस्पताल तो हमें दे दो। आप चला सकते हैं तो चलाइएगा, नहीं चला सकते तो हमें दे दो। फंड न होने के चलते डॉक्टरों का वेतन देने में नाकाम उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश अब दिल्ली सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। एक दिल्ली सरकार को जिस तरह से रवैया अपनाना चाहिए, ना उनका रवैया ऐसा है, ना उनका व्यवहार ऐसा है, और वो राजनीति करने में लगी हुई है। दिल्ली में जो फंड्स दिल्ली सरकार को हमारे को मई के महीने में देने चाहिए थे, वो आज तक उन्होंने रिलीज नहीं किए हैं। और हिंदूराव अस्पताल के ऊपर वो राजनीति कर रहे हैं। हिंदूराव हॉस्पिटल जो कि कोविड केयर हॉस्पिटल था, जिसको अब हम सामान्य अस्पताल बनाने जा रहे हैं, दिल्ली सरकार ने 4 महीने में जो उस पर खर्चा हुआ है उस पर 1 रुपये नहीं दिया। 2000 करोड़ रुपए जो हमें उनसे लेना है उस पर वो बात नहीं करते। पर वाकई ये शर्मिंदा करने वाला है कि कोरोना से सैकड़ों की जान बचाने वाले डॉक्टर ही सड़क पर आ गए हैं। हिंदूराव अस्पताल प्रशासन ने इन डॉक्टर्स को मना कर दिया है और दिल्ली पुलिस ने अपने बैरिकेड लगा दिया है, तो ये प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। ये अस्पताल से बाहर निकलकर कोई मार्च नहीं कर सकते। अंदर बैठे हुए हैं गेट पर और सड़क पर बैठ करके सांकेतिक तौर पर सब्जी बेच रहे हैं। तो ये हालात उन डॉक्टर्स की है जिन्होंने कई महीने कोरोना के न जाने सैकड़ों मरीजों को ठीक किया है, लेकिन उनके घर में खुद के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, और प्रदर्शन करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते, मार्च नहीं निकाल सकते, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इनको रोक दिया है। प्रशासन नहीं चाहता कि उनकी जो कमियां हैं वो सबके सामने आए। तो फिलहाल इनका कहना है कि प्रदर्शन इनका आगे भी ऐसे जारी रहेगा। दिल्ली में सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और आगे बताएंगे हाथरस पहुंची CBI टीम ने आज क्या किया। हाथरस मामले में CBI टीम आज गांव पहुंची और कई घंटे जांच में जुटी रही। घटना के हर पहलू को ये टीम जांच परख रही है। जहां लड़की की हत्या हुई, जहां शवदाह हुआ, वहां टीम गई। साथ ही परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। जाते समय वो लड़की के भाई को अपने साथ ले गई। मुकेश सेंगर की रिपोर्ट। वारदात के 27 दिन बाद CBI ने हाथरस केस की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले DSP सीमा पहुजा की अगुवाई में करीब 15 अधिकारियों की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ सुबह करीब 11:30 बजे मौकाए वारदात पर पहुंची। पीड़िता के बड़े भाई को बुलाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। इसी बीच पीड़िता के मां और पिता की तबीयत खराब हो गई। पीड़िता की मां को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। फिर लौटते वक्त CBI पीड़िता की मां को एम्बुलेंस से उतारकर मौकाए वारदात पर ले गई। यहाँ पर जो सड़क जा रही है, इस सड़क के बगल में खेत लगा हुआ है, तो CBI ये पता लगाएगी कि आखिर क्या उस दिन यहाँ से कोई गुजर रहा था वारदात के वक्त। ये सारी चीजें CBI अपने जांच में पता लगाएगी। और आप देखें कि CBI के 15 से 20 अधिकारी सीमा पहुजा की अगुवाई में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। टेक्निकल एविडेंस जितने भी इस केस में हैं
वो सारे एविडेंस टीम जुटाएगी और मोबाइल की लोकेशन से ये ट्रैक किया जाएगा कि घटना के वक्त यहाँ पर कौन कौन से आरोपी मौजूद थे, क्या कुछ यहाँ पर हुआ था। करीब 2.5 घंटे मौके वारदात पर रहने के बाद सीबीआई वहां पहुंची, जहां 29-30 सितंबर की रात पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां से फॉरेंसिक एक्सपर्ट पीड़िता की चिता की राख, मिट्टी, गंगाजल और चप्पल ले गए। पीड़िता के बड़े भाई को भी यहां बुलाया गया, जिससे मौके पर ही एक बार फिर पूछताछ हुई। सीबीआई जो जांच कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? अब देखिए, संतुष्ट अभी के तो नहीं कह सकते क्योंकि आज ही आए हैं वो। अपनी जांच कर रही है, अभी आगे पता चलेगा कैसी जांच रहेगी। इसके बाद सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पहुंची और थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद पीड़िता के बड़े भाई को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। सूत्रों की माने तो सीबीआई इन बिंदुओं पर जांच कर रही है। 14 सितंबर को वारदात के वक्त आरोपियों की लोकेशन क्या थी? वारदात के वक्त पीड़िता के घर वालों के अलावा उसके आसपास कौन था? वारदात की असली वजह कथित गैंगरेप है या कुछ और? वारदात के बाद क्या पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच और कार्रवाई सही समय पर करवाई? सीबीआई पुलिस से मिले वीडियो और फोटोग्राफ के जरिए भी मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इस वारदात को हुए करीब 27 दिन बीत चुके हैं। इन दिनों में सैकड़ों की संख्या में मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, नेता, गांव और आसपास के लोग मौका वारदात को देख चुके हैं, यहां आ चुके हैं। लेकिन पुलिस ने मौका वारदात की घेराबंदी तब की जब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची। ऐसे में मौका वारदात से सीबीआई को क्या सबूत मिले होंगे ये देखना होगा, जबकि इस केस में तकनीकी सबूत सबसे अहम है। हाथरस से कैमरामैन पवन के साथ में मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बिहार के चुनाव की बढ़ती सरगर्मी। तो चुनावों से पहले तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले किए, उनको और तेज भी कर दिया है। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए और कहा कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान करके जब बीजेपी को चोर दरवाजे से सरकार में लाने का काम किया, उसके बाद से 2020 तक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी में बिहार के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हर 4 घंटे में बलात्कार और हर 5 घंटे में हत्याएं हो रही हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी पर परिवारवाद बढ़ाने के आरोप लगाए। नीतीश कुमार ने आज अपनी दूसरी वर्चुअल रैली में कहा कि आरजेडी के नेता सिर्फ जुबान चलाना जानते हैं, उन्हें काम करने का कोई अनुभव नहीं है। उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 15 बागी नेताओं को निकाल दिया है। इनमें 2 पूर्व मंत्री और एक मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। इनको 6 वर्षों के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। तो अब तक कोविड-19 जो है महामारी की कोई दवा नहीं निकली है, लिहाजा इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इससे लड़ने के लिए खुद को ज़्यादा सेहतमंद बनाने के लिए लोग घरेलू नुस्खे आजमा रहे हैं। काढ़ा बनाकर पीने का चलन बढ़ा हुआ है, लेकिन ज़्यादा काढ़ा पीने से बहुत नुकसान भी हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग, आंत पेट में मल्टीपल अल्सर्स और मुंह के छालों जैसी बड़ी समस्याओं से मरीज आजकल अस्पताल पहुंच रहे हैं। कोरोना के खौफ में ये काढ़ा लगभग हर घर में बन रहा है और लोग दिन में कई बार इसे पी रहे हैं। फायदे कई हैं, लेकिन इसमें पड़ने वाली कुछ चीजें ज्यादा मात्रा में पी ली जाएं तो अस्पताल का रुख करना पड़ सकता है। देखा जा रहा है कि अल्सर की वजह से अंदरूनी ब्लीडिंग की गंभीर शिकायतों के साथ लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। करीबन 1 महीने पहले हमारा इमरजेंसी रूम में एक यंग व्यक्ति, उम्र करीबन 30 साल होगी उनकी, वो एक्यूट ब्रेथलेसनेस यानी सांस की तकलीफ के कारण लाया गया था। जब उनसे डिटेल में पूछा गया तब उन्होंने ये बताया कि
वो करीबन 4-5 महीने से एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जो उबाल कर काढ़ा के रूप में उपयोग कर रहे हैं, और करीबन 2-3 हफ्ते से उनकी मोशन एकदम ब्लैक कलर की हो रही है। उनको लगा कि वो कचरा बाहर निकल रहा है, लेकिन उनको एक्चुअली इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। और जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, उनका एंडोस्कोपी किया, तो उनको स्टमक में और इंटेस्टाइन में मल्टीपल अल्सर्स हो चुके थे, कि जो कि वो एक्सेसिव काढ़ा यूज करने की वजह से हो रहा था। माना जाता है कि हल्दी से हार्ट ब्लॉकेज का खतरा कम होता है क्योंकि ये खून को पतला करता है, लेकिन काढ़े या दूध में इसके ज्यादा इस्तेमाल से दिल के मरीजों की सर्जरी में ब्लीडिंग की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। हल्दी नेचुरल ब्लड थिनर है। काफ़ी सारे हार्ट पेशेंट जो आते हैं, जो ऑलरेडी ब्लड थिनर मेडिसिन लेते हैं, उसके साथ साथ जब ये काढ़ा पीते हैं तो उनका ब्लड काफ़ी पतला हो जाता है और उनको ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। रिसेंटली हमने एक पेशेंट ऑपरेट किया जो कि हार्ट पेशेंट था और जो कि ऑलरेडी ब्लड थिनर पे था, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर कोरोना के चलते लेने के बाद में उनको पेट के अंदर काफ़ी मैसिव ब्लीडिंग हुई, जिसके लिए उनको ऑपरेशन करके जान बचानी पड़ी। दिल्ली के अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल की ओपीडी में करीब 40% मरीज मुंह में छाले यानी कि अल्सर और गले में दर्द की शिकायत के साथ पहुंच रहे हैं। कोरोना काल से पहले जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो मुंह के अंदर छाले वगैरह, वो हमें मुश्किल से 2 या 3% पेशेंट ऐसे मिलते थे। कोरोना के बाद तो एकदम से समझिए कि इस बात की महामारी हो गई कि ऐसे पेशेंट हम हर ओपीडी में लगभग 30 से 40% पेशेंट हमें ऐसे मिल रहे थे जिनके की गर्म चीज़ें खाने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो प्लीज़ गर्म चीज़ें खाने को ओवरडू मत कीजिए, दिस कैन बी बैड। मैंने भी काफ़ी एक्सेस मात्रा में इन चीज़ों का सेवन किया, काली मिर्च, काढ़ा, ग्रीन टी और इवन हल्दी वाला दूध। इवन जब भी मुझे प्यास लगी मैंने गर्म पानी ही पिया और उसके कारणवश मेरे मुंह में छाले पड़ गए और काफ़ी तकलीफ में आ गया। इस महामारी में ये घरेलू उपाय कईयों के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं, पर जरूरी है कि इसे संभल कर पिया जाए और अगर पहले से कोई बीमार है और उनका इलाज चल रहा है तो किसी डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका सेवन करें। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और 17 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। असम में पूजा पंडालों के लिए खास निर्देश दे दिए गए हैं। हर तरफ से खुले रखने होंगे पंडाल और इस बार 50 लोग ही अंदर जा सकेंगे एक बार में। पुजारियों, आयोजकों को अपना कोरोना टेस्ट ज़रूरी कराना होगा। साथ ही 10 बजे तक बंद करने होंगे ये पूजा पंडाल। तो असम, गुवाहाटी में ये निर्देश लागू हो गए।